सिंध हिक भेरो ॿीहर चमकी पई, समाजी तहफ़ुज़ अव्हां जो हक़ असांजो वाइदो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जैसे कि आपको मालूम है आज हमारा जेकबाद में जलसा था, इंतखाबी जलसा था। खामोशी मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब, अगर सब तैयार है तो फिर मैं शुरू करूँगा। अच्छा, तो आज हमारा जलसा, इंतखाबी जलसा जेकबाद में होना था। रैली हमने लेकर आए, शिकारपुर से होते हुए यहाँ पहुँचे, लेकिन बड़ा मौसम की वजह से जो तेज़ बारिश हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारा जलसा को हमें कैंसिल करना पड़ा। मैं जेकबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा तादाद में हमारा जलसा में शरीक हुए। ख़ास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन हमारा जलसा में शरीक हुए थे, मेरे ख़्याल में ये बहुत कम होता है कि ख़ास तौर पे हमारा नॉर्दर्न सिंध के इलाके में कि इतना बड़ा तादाद में ख़वातीन जलसे में शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला अब हमें इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद एजाज साहब जो है हमारे लिए जीत की जश्न का एक फंक्शन रखेंगे इधर जेकबाद में, ताकि हम इस कमी को पूरा कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैं इस मंशूर को मुल्क भर लेके जा रहा था और आज भी उसी मंशूर पे मैंने बात करना था, तो मैं थोड़े उसके बारे में मीडिया के थ्रू ज़रूर जेकबाद के अवाम को अपना मंशूर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने जो पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए इस मंशूर को बनाया था। ये हमारा 10 नुकाती, दरवाज़ा बंद कर, 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है, जिससे हम समझते हैं कि हम गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें जो मेरा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि अगर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की आमदनी में इजाफ़ा करेंगे, मगर हमारा कोशिश ये होगा कि उसको पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करे। दूसरा जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जब हम वफाकी हुकूमत बनाते हैं तो गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। तीसरा जो हम वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान के अवाम के लिए 30 लाख घर बनाना चाह रहे हैं, उसी तरीके से जैसे हम सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं और उनका मालिकाना हुकूक उन घर के ख़वातीन को दिलवा रहे हैं। इसी मॉडल को इंशाअल्लाह ताला हम बाकी सूबों में भी लेकर आना चाह रहे हैं। साथ साथ हमने पाकिस्तान के अवाम से गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ये वादा किया है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ इजाफ़ा करेंगे मगर उन ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। इस दफ़ा हमारा वादा है सिंध के हारियों से, मज़दूरों से, नौजवानों से कि इंशाअल्लाह ताला इस बार हम किसानों के लिए हारी कार्ड, मज़दूरों के लिए मज़दूर कार्ड और नौजवानों के लिए बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे, जिससे हम
माली मदद भी पहुंचाएंगे, मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और मेहनत का सिला यकीन उसको इंश्योर करेंगे कि उनको मिले अपना मेहनत का सिला। और हारी के लिए ये जो किसान कार्ड होगा, हम इस किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली जो सपोर्ट जो कि सूबाई हुकूमत भी देती है, वफाकी हुकूमत देती है, उसको डायरेक्टली हम उस छोटा किसान की जेब में वो माली मदद पहुंचाना चाहते हैं। साथ साथ मेरा जो 8वीं वादा है कि हम भूख मिटाओ प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करना चाहते हैं ताकि हम भूख का मुकाबला कर सकें। उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर जो हमारा प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ हम बच्चे को एक मील प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और इस तरीके से हम कायदे अवाम का जो ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा को भूखा नहीं सोना चाहिए, पाकिस्तान का कोई शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला इस भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू हम भूख का भी मुकाबला करेंगे। रहते 2 वादे, एक कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तालीमी इदारे वो हम हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हो और हमारा जैकबाद के लोग, हमारे कश्मीर के लोग, हमारा हर ज़िला के लोग, इनको दूर दूर बड़े बड़े शहरों में ना जाना पड़े और वो उनके अपने घर के बाहर एक ऐसा तालीमी इदारा मिले। ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रांसपोर्ट का, रिहाइश का मुश्किल होता है। इससे उम्मीद ये है कि ना सिर्फ हमारे नौजवान भाई मगर मेरे बहनें जो हैं उनको भी अगर हम तालीमी इदारे हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर आएंगे तो हमारे लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि दूर अपने बेटियों को भेजने का। तो इस तरीके से उनको भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारा ये होगा कि तालीम के जो फैसिलिटीज़ है उनको हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। आखिरी जो हमारा वादा है वो मुफ्त मयारी सेहत के इदारे, जैसे NICVD का मंसूबा है, खैरपुर का गम्बट का मंसूबा है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए हैं मगर जहां हम नहीं पहुंच सके वहां भी हम मुफ्त सेहत के इदारे खड़ा करना चाहेंगे। और बाकी सूबों में भी ये जो सेहत का इनकलाब हमने सिंध में लेकर आए हैं, इसको हम अब पंजाब में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में इसी तरीके से ये सेहत के इदारे बनाना चाहते हैं। आपका एक सवाल ये होगा कि पाकिस्तान के पास तो वसाइल कम हैं, आप कैसे ये काम करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पाकिस्तान की वसाइल के अंदर ये इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। और वो इस तरीके से कि एक जो 17 वजारतें 18वीं तरमीम के तहत 2015 में उनको डिवॉल्व होना चाहिए था, मगर अफसोस के साथ ना मियाँ साहब ने ना खान साहब ने इन वजारतें को डिवॉल्व किए और सालाना 300 अरब रुपया से ज़्यादा इन 17 वजारतें में ज़ाया होते हैं। तो मेरा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 17 वजारतें 18वीं तरमीम पे अमल दरामद करते हुए बंद करूँगा और वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूँगा। उसके साथ साथ हमने इस पे जो सब्सिडीज़ है, जो अशराफिया को हुकूमत की तरफ से सब्सिडीज़ दिए जाते हैं, वो भी सालाना 1500 अरब रुपया अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अशराफिया से ये जो सब्सिडीज़ है ये हम ख़त्म करें और डायरेक्टली ये पैसा मसलन जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को अरबों रुपया का सब्सिडी वफाकी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है और हर साल जो हमारा किसान है वो खाद, DAP, यूरिया, तमाम जो फर्टिलाइज़र के लिए वो परेशान होते हैं, महंगे हो जाता है, कम ही हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कि हम बड़े इंडस्ट्रीज़ को ये सब्सिडीज़ देने के बजाय इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्टली अपना हारी के जेब में हारी कार्ड के थ्रू इस किस्म के सहूलतें पहुँचाएँगे। और बाकी जो मैंने मंसूबे निशानदेही की है, इस तरीके से हम इन मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला फ़ंड करेंगे।
تو میں جیکوباد کے عوام سے خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس صوبے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ ہر الیکشن میں انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا ہے، اور ہر الیکشن میں ہم پچھلے الیکشن سے بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ اس صوبے کی عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہ صرف ان کے کام کرتے ہیں مگر وفاق میں جا کے ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرا درخواست ہے، اپیل ہے اس صوبے کے اور اس ڈسٹرکٹ کے عوام سے کہ مجھے ایک بھاری اکثریت چاہیے۔ مجھے بھاری اکثریت اس لیے ضروری ہے تاکہ میرے لیے آسان ہو کہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ میرا خاص طور پہ جیکوباد کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو جتوائے تاکہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ یہاں خاص طور پہ سیلاب کے بعد ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ سندھ بھر میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، 50% ہمارے جو سکولز ہیں ان کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں میں آ رہا تھا تو میں نے ہمارا جو سڑکوں کا حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سندھ کا چپا چپا میں کام کروں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی مخالف امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں، وہ نہ خود کوئی کام کر سکیں گے، اور میرے لیے مشکلات، میرے لیے جو ہے وہ سہولت نہیں، ایک رکاوٹ بنیں گے۔ میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اس علاقہ میں اس طریقے سے کام کروں۔ ویسے میں ہر علاقہ میں ویسے ہی کام کروں گا مگر مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرا اپیل ہے کہ جو کرانی صاحب جو رہ گیا تھا پچھلی الیکشن میں، وہ اس کی وجہ سے مجھے تو بہت مشکل ہوا، نہ صرف وفاق میں مگر یہاں جیکوباد میں کام کرنے کے لحاظ سے۔ ہمارے ایم پی اے کے جو امیدوار ہے مغیری صاحب، پاور صاحب، ان کو بھی میں جیکوباد کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھاری اکثریت سے میرے امیدوار کو جو ہاں سراب کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، سراب سرکی صاحب جو ہے، اور کون رہتا ہے؟ علی جان بھی ہے اس کا بھی جیکوباد نہیں، یہ کشمول کا ہے۔ نہیں، جیکوباد کا حصہ ہے۔ ہلکا بندیوں کے بعد جیکوباد بھی کافی کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔ مزاری صاحب جو ہے، میرے خیال میں پورا سندھ میں سب سے نوجوان ہمارا جو نیشنل اسمبلی کی امیدوار ہے وہ مزاری صاحب ہے۔ سرکی صاحب یہاں ہی جیکوباد کا ہے۔ اعجاز ہمارا جیکوباد کا ایم این اے کا امیدوار ہے۔ مغیری صاحب ہمارا جیکوباد شہر کا امیدوار ہے، اور پمر صاحب بھی ہمارا پی ایس 3 کی گری خیروں کی امیدوار ہے۔ یہ سب میرے امیدوار ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیکوباد کے عوام 8 فروری کو تیر پر تھپڑ لگوائیں گے۔ 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف جیکوباد مگر پورا ناردرن سندھ کو سویپ کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ شراز سوال کریں گے پہلے۔ شراز صاحب، آپ سے یہ ہے کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینے کی بات کی ہے، خاص کر کے سبسڈیز کے حوالے سے۔ تو سوئی گیس کی جو گیس کی قیمتیں وہ 3 گنا بڑھ چکی ہیں حالیہ ریسنٹلی۔ تو کیا یہ سب پاسبل ہے کہ وہ 300 گنا جو قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائیں بجلی اور گیس کی؟ اور دوسرا، آپ کیونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں تو پاک ایران کے جو تعلقات کی کشیدگی چل رہی ہے، اس میں اگر آپ حکومت میں آئے تو کیا اقدامات تو کریں گے؟ جہاں تک انرجی کی بات ہے، گیس ہو، بجلی ہو، ایک مہنگائی کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھ رہے ہیں، اور ایک کہ بحران ہے۔ میں تو جب بھی ہم وفاقی حکومت میں ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے یہ بہت عجیب محسوس ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ 2013 میں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر لی۔ ہمارے یہاں جیکوباد میں لوڈ شیڈنگ نہ 2013 میں ختم ہوا نہ آج ختم ہوا۔ ہمارا اگر بجلی آتی بھی ہے، جو جتنا مہنگا وہ بل ہوتا ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ گیس کا بحران ہے، ہم ویسے ہی کوشش کریں گے کہ گیس کو ہم، اس لیے وفاق کا سبجیکٹ ہے کہ گیس کو پہنچائے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا پھر قیمتوں میں اضافہ۔ تو جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، ہم اس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ایک ہم عوام کو ایک مدد دے رہے ہیں، مالی مدد دے رہے ہیں تاکہ اس مشکل میں ان کو کچھ
सहूलत मिले। दूसरा, जहाँ तक एनर्जी की बात है, हम समझते हैं कि एनर्जी अवाम की हक है, मगर साथ साथ हमें ये मालूम है या हमारा भरोसा जो है वो वफाक के ये जो इदारे हमें बिजली पहुंचाना चाहिए या गैस पहुंचाना चाहिए, इनसे हमारा एतमाद हो चुका है। हम अब अपना ऑल्टरनेट प्रपोजल्स लेकर आए हैं कि एक इंशाअल्लाह ताला मैं हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाऊंगा, और ग्रीन एनर्जी पार्क के थ्रू ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होगा, ज़मीन हुकूमत का होगा, प्राइवेट सेक्टर को हम दावत देंगे कि वो सोलर खड़ा कर दे या अगर हवा है तो विंड टर्बाइंस कवर कर दे, और उससे मैं कम कीमत पे ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहूँगा आम आदमी को। जैकबाद मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे यहाँ। आज तो बारिश है, वैसे बहुत गर्मी होता है, और इसका हम फ़ायदा उठाते हुए कम कीमत पे ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा 300 यूनिट वाली बात है, वो हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको सोलर के थ्रू ये 300 यूनिट तक का बिजली दिलवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो आपको हुकूमत की तरफ से अमेनिटीज़ यूटिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। पाक ईरान का एक तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो सदर ज़रदारी की ख्वाब था, जिसका सदर ज़रदारी ने बुनियाद रखा, मैं चाहूँगा कि उसको हम मुकम्मल करें। आखिरकार अगर वो मंसूबा मुकम्मल होगा तो उसका भी बहुत फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को और सिंध को अवाम को होगा। बाकी रही ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। ईरान का वज़ीर ख़ारजा यहाँ पाकिस्तान आया है, उनका इंटरेक्शंस भी हुए हैं, और एक पॉजिटिव अंदाज से दोनों ने हमारा वज़ीर ख़ारजा और उनका वज़ीर ख़ारजा ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। उम्मीद ये है कि हम साथ मिल के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जो दहशतगर्दी की चैलेंजेस है, उनको हम साथ मिल के हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं लॉन्ग टर्म में यही चाहूँगा कि जो हमारा कारोबारी ताल्लुकात है ईरान के साथ, जो हमारा आना जाना है उनका यहाँ और हमारा वहाँ, उनमें मैं आसानियाँ पैदा करना चाहूँगा। उसके लिए जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, मैंने बॉर्डर मार्केट्स का बंदोबस्त किया था कि जो लोग उनके बॉर्डर पे रहते हैं और हमारा बॉर्डर पे रहते हैं, वो उन बॉर्डर मार्केट्स पे कारोबार कर सके। मगर ये तो नाकाफ़ी है। मैं चाहूँगा कि हम हमारे जो पाकिस्तान के 4 हमसाया मुल्क है, हम सिर्फ एक से बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम 4 से बात भी करें, 4 के 4 से हम कारोबार भी करें, और उसका मुआशी फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम और इस पूरा रीजन के अवाम को, हमारा हमसाया ममालिक के अवाम को वो फ़ायदा पहुँचाए। मुकेश रुपीता सवाल करेंगे। मुकेश रुपीता साहब, सर, हालांकि आप 16 माह उनकी हुकूमत में उनके साथ रहे और आप महंगाई कंट्रोल करने के लिए पैगाम जो लेकर आए थे, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। अब आप जो नया प्रोग्राम हमें दे रहे हैं, तो 5 माह में क्या आप 5 साल में आप ये महंगाई कंट्रोल कर सकेंगे? तो एक यही तो मेरा इख्तलाफ है कि जो हम जिस नीयत के साथ हम हुकूमत में साथ हुए इनके, वो ये था कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, महंगाई में इजाफ़ा होता जा रहा है, इस महंगाई में हमें कमी लेकर आना है। साथ साथ ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, जमहूरी आइनी बहरान है, हमें वोट को इज़्ज़त दिलवाना है, याद होगा आपको। तो मैंने उसी नीयत के साथ काम किया, और सोच यही था कि सब अपने अपने मोर्चे संभाल के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में कमी लेकर आएंगे। मैंने खलूस नीयत के साथ दिन रात काम किया कि पाकिस्तान को आइसोलेशन से किसी न किसी तरीके से हम निकाला जाए। काफ़ी कामयाबियाँ भी थे, फैटिफ का ग्रेस लिस्ट से निकलना, GPS प्लस को बचाना, बहुत से ऐसे जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो। मगर जो उनके मोर्चे थे वो उनको नहीं संभाल रहे थे। वो सिर्फ़ एक बात में जो दिलचस्पी रखते थे कि चौथी बार हमने किसी न किसी तरीके से मियाँ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाना है। मैंने PDM के साथ मिलके हुकूमत करने की फ़ैसला किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग PDM नहीं रहे, ये PNA बने, ये IGI बने। ये तो मैं IGI या PNA के हिस्सा तो नहीं बन सकता, इसलिए हमारा दूरियां भी पैदा हुए हैं और हमारे रास्ते भी अलग हो चुके हैं। और मैं अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी पे इलेक्शन जीतूँगा। मोहम्मद मूसा। चेयरमैन साहब, जब से इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है, जैकोबाद में सबसे ज़्यादा कवरेज पीपुल्स पार्टी को ARY न्यूज़ पे मिली है। अच्छा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपको डिवीजनल सदर भी बता बहुत सकें कि शुक्रगुजार है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि खान साहब जेल में है,
لیکن ہم آپ سے بہت شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں۔ نہیں ایئر وائی کے جواب مجھے دینے دے، وہ واقعی ہمارا کوریج تو کر رہے ہیں تو حق بنتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ روز PS1 کے امیدوار حاجی شیر محمد مغیری صاحب نے مجھے اپنے ہاؤس پہ بلا کر بدتمیزی بھی کی اور دھمکیاں بھی دی کہ آپ نے میرے مخالف امیدوار کا انٹرویو کیوں چلایا۔ اے ہائے یہ کیسے کیا مغیری صاحب؟ اب آپ کو ایک تو مغیری صاحب کا یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو امید ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی کی طرح سیاست بھی کریں گے اور پیپلز پارٹی کی پالیسی کے مطابق پازیٹیولی انگیج کریں گے میڈیا کے ساتھ۔ جہاں تک آپ کو مخالف ہے اس کا فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور جیتیں گے۔ جو جیکوباد کے عوام ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس بار مغیری صاحب میرا نمائندہ ہے، تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ مغیری صاحب اچھا رویہ رکھیں گے آپ کے ساتھ، اور ساتھ یہاں کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اعجاز کا شکل پسند کریں یا نہ کریں، آپ مغیری صاحب کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ اب میرے نمائندے ہیں اور میں نے آپ کا کام کرنا ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہمارے زمین لینڈ ریفارمز میں بھٹو اسٹیٹ کا وہ عوام کو دلوایا، ورنہ ہمارا جو زمین تھا وہ آپ کا جیکوباد تک پہنچنا تھا۔ تو میں آپ کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہ رہا ہوں، یہاں کے عوام کا ویسے ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں جیسے میں اپنا لڑکانوں کے عوام، نوتیروں کے عوام، رتوتیروں کے عوام کا کام کرتا ہوں۔ تو اب اس لیے میں اپیل کرتا ہوں اپنے جیکوباد کے عوام سے کہ ان کا آپ ان کی کٹھایا بھی معاف کریں اور بھاری اکثریت سے ان کو جتوائے، اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے۔ شہر میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، شہر کا حالت جیسے بھی ہے ہم نے بہتری لے کر آنا ہے، اس کے لیے میرے لیے بہت ضروری ہے کہ مغیری صاحب بھی جیتے، بہت ضروری ہے کہ پاور صاحب بھی جیتے، بہت ضروری ہے کہ سرکی صاحب بھی جیتے، اس دفعہ نہیں بھول گیا، اور اعجاز بھائی بھی نیشنل اسمبلی کی جیتے، اور مزاری صاحب بھی۔ اور آپ اپوزیشن کا کوریج ضرور کریں، بہت ضروری ہے کہ آپ کور کریں سب۔ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں، خاص طور پہ اس عمر میں ہم بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بالکل 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 جماعت اسلامی کا امیر ہے سراج الحق، اس نے کہا ہے ہوگا 76 سال میں جو ہے پاکستان پہ قبضہ مافیا کا راج ہے، PMLN اور PP نے جو ہے ملک کو تباہ کیا ہے، ہم وہ پاکستان دیں گے جس میں خوشحال پاکستان ہوگا اور اس میں امن امان ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ضیاء الحق کے تلاش میں ہے، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ عامر نہیں آیا تو ان کا کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہ کسی حکومت میں بیٹھ سکے۔ جس طریقے سے جماعت اسلامی نے عامر ضیاء الحق کے ساتھ دیا، وہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے عوام نے ان کا یہ غلطی معاف نہیں کیا ہے۔ میں اس الیکشن میں پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے۔ اس لیے جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، کوئی مذہب کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جیسے جماعت اسلامی یا دوسرے کتاب والے، کوئی ہمیں لسانیت کی بنیاد پہ وہ پتنگ والے ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس صوبے کے عوام سے، اس ملک کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بلا تفریق آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اب تیر پہ تھپا لگا کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کریں۔ میرا سوال ہے چیئرمین صاحب، آپ بار بار کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ لایا جا رہا ہے، اس کو کون لا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ؟ وہ اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے۔ میاں صاحب جو ہے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ 8 فروری کے بعد نہیں، وہ آج سے آپ کا
चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुका है, वो इस इम्प्रेशन को इस तरीके से दे रहे हैं कि इन्होंने जो इंटरम हुकूमत बिठाया है, कायदे इस इख्तिलाफ तो नहीं था, इन्होंने राजा रियाज साहब के साथ मिलके इंटरम हुकूमत बनाया। आज राजा रियाज साहब जो तब का कायदे इस इख्तिलाफ था, आज नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो हुकूमत की जो वफाकी हुकूमत है, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इनको ऐसे जवाब मिलने वाले हैं कि आगे जाके वो ये गलती नहीं करेंगे। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, ये जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये जद्दोजहद होती थी। मैं भी शहीद बीबी की मिशन को आगे लेके जाऊँगा कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। ये एक बुनियाद में हम समझते हैं कि हम 2024 में दाखिल हुए हैं, क्या हर इलेक्शन को इस तरीके से शक की निगाह से देखा जाएगा? ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने शिकायतें हैं। मेरे 6 हमले हुए हैं मेरे उम्मीदवारों पे बलूचिस्तान पे, जो ये ऑपरेशन के नतीजे में, ये नाम ऑपरेशन के दे रहे हैं, अमन तो नहीं आ रहा, पता नहीं कर क्या रहे हैं। आम आदमी को, सियासी एक्टिविस्ट को जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के इदारे के निशाने बनाए जा रहे हैं, चाहे वो जैकबाद हो, चाहे वो ज़्यादातर कश्मोर की तरफ हो, कच्चा की तरफ हो, उसका मैं मज़ाहमत करता हूँ। उसका भी असर तो होता है इलेक्शन में। मैं पंजाब से अभी होकर आया हूँ, बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ जैसे मियाँ साहिबान जो है वो पुलिस इस्तेमाल करके किसी को पकड़ तक, ये तो ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज़ है जो हर इलेक्शन में होते हैं। तो उस हद तक मसाइल है, मगर हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम इसके बावजूद इलेक्शन लड़ रहे हैं और साथ साथ उम्मीद भी ये रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। मगर मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें मिलकर एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, एक ऐसे रूल ऑफ द गेम तय करें जिससे हम सियासत को सियासत की दायरा में रख के सियासत कर सकें, इसको ज़ाती दुश्मनी में ना तब्दील किया जाए और ऐसा निज़ाम बनाएं जिससे हर कोई ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा ले सके सही तरीके से, मगर फिर इलेक्शन होने के बाद कोई उंगली ना उठा सके और हम इलेक्शंस की प्रोसेस को वो लेजिटिमेसी दिलवा सकें। तो ये सच है कि आज तक हम वो लेजिटिमेसी नहीं दिलवा सके, मगर उम्मीद है कि आगे जाके हम ज़रूर करवाएंगे। पीटीआई के जो इंतखाबात है, एक बार दोबारा नहीं हो रहे हैं, उन्होंने बोला 8 फरवरी के बाद होंगे, तो ये अभी जो लेवल प्लेइंग है, ये क्या ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त नहीं होगी? और दूसरा ये सवाल पेश करूँगा, जो मुल्क को धमाके हो रहे हैं, क्या ये इंतखाबात मुलतवी करने के लिए धमाके हो रहे हैं? नहीं, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस वो अपनी जगह, 100% 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, हर हाल में इंशाअल्लाह ताला। दूसरा क्या सवाल था आपका? पीटीआई के खरीदो फरोख्त तो इंशाअल्लाह नहीं होगा, और पीटीआई को अगर वो अपने सच्चे कारकुन को टिकट देते तो वो उनके लिए जीतते भी और बिकते भी नहीं। मगर अफसोस के साथ ये पीटीआई का तरीक़ेकार नहीं रहा। इंडिपेंडेंस का जो जिक्र हो रहे हैं, ये तमाम इंडिपेंडेंस जो है वो पीटीआई से तो नहीं है। मुल्क भर में इंडिपेंडेंस का जो तादाद है, तारीख़ी तादाद में इलेक्शंस लड़ रहे हैं, चंद उनमें से वो लोग हैं जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, बाकी तो मुख्तलिफ़ रंग के सियासी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील तो करता हूँ कि वो अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे ज़ाया ना करें। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है, चौथी बार इसको आप वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते हो, तो फिर तीर पे थप्पा लगाना है। यहाँ पर जैकबाद हो या सिंध हो, यहाँ पर आवाम जो है बिल्कुल भुट्टो के नाम पे वोट देती है, शहीद रानी के नाम पे वोट देती है। आपका एमपी है ठुल का सुराब सरकी, 12 साल का अरसा गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने, मुराद अली शाह ने 1 अरब रुपए के करीब खतीर रकम जारी की है। तहसील ठुल के बासी आज भी मीठे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं।
एजाज जखरानी साहब से भी हमने पूछा है 2 साल कबल, 1 साल पहले पूछा, ये पैसे कहाँ गए? 1.5 अरब रुपए की रकम कहाँ गई? 12 साल हो चुके हैं, 10% भी काम नहीं हुआ, ठुल की शरीफ को पानी नहीं मिला। अगर ये करप्शन की आप नहीं पूछेंगे इनसे तो कौन पूछेगा? मैं जहाँ तक अगर करप्शन की बात है तो मैं ज़रूर पूछूंगा, मगर जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, चाहे वो आपका जैकबाद हो या हमारा पूरा सूबा हो, 2 साल पहले आपको याद होगा कि 2/3 हमारा सरजमीन पानी के नीचे डूबा हुआ था, जो 30 अरब डॉलर का नुकसान इस मुल्क का हुआ। पूरी दुनिया ने मिल के इसका स्टडी किया और कहा कि हमें 10 साल लगेंगे अगर हमें उतना पैसा मिला कि ये हम तमाम नुकसान का इसको हम सही करें। इसमें मैंने अभी से 20 लाख घर का मंसूबा का बंदोबस्त, उसका फाइनेंसिंग और सब कुछ डेवलपमेंट के हवाले से ना मैं बात कर रहा हूँ, आ जाऊँ उस पॉइंट पे। डेवलपमेंट के हवाले से जहाँ तक घरों का सिलसिला, फ्लड का नुकसान, इसलिए उसको सही करने के लिए एक हमारा जो घरों का मंसूबा है, दूसरा तमाम जो 50% की कोई कम नंबर है। आप सोचिए कि किसी और मुल्क में कोई सूबा या कोई स्टेट, अमेरिका का कोई स्टेट, 50% उनका तालीमी इदारे एक सैलाब में उनको नुकसान पहुंचाते, वो तबाह हो जाते, तो पूरा मुल्क का कोशिश ये होता, हमारा प्रायोरिटी होता कि हमें अपने बच्चों को तालीम दिलवाना है, सबसे पहले हम ये काम करें। मैंने और मुराद अली शाह साहब ने लर जगर के उसका भी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया। जहाँ तक पानी के मंसूबे हैं उसको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, इसलिए हमने जो कोशिश की आरओ प्लांट्स का, और पाकिस्तान के मुकाबले में सिंध सूबा में हमने सबसे ज़्यादा आरओ प्लांट्स लगाए। ये बहुत मॉडर्न एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि चाहे वो मेरा थरपारकर हो या जहाँ भी ये लगे हैं, इनके मेंटेनेंस में मसले होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम दूसरा मंसूबा उस लिहाज से ले आएंगे। हमने तो पानी को बचाने के लिए, इसलिए हमारा पानी पे 1999 का वाटर अकॉर्ड के मुताबिक आपको अपना शहर नहीं दिया जाता है। इसको पूरा करने के लिए हमने पानी को बचाना है। हम कैसे पानी को बचाते हैं? हम वाहिद सूबा है जिसने 18,000 किलोमीटर कनाल को पक्का किया है, जिसकी वजह से मुझे वोट पड़ता है। इसलिए इसका फ़ायदा शायद आपको ना हुआ हो, मगर पाकिस्तान के अवाम को, सूबा सिंध के किसानों को, देहात में रहने वालों को फ़ायदा हुआ है। आपने अगर हिसाब किताब करना है तो आप ज़रूर हिसाब किताब करें, लेकिन हमने काम किया है, मसले भी हैं, नुकसान भी हुआ है। उस नुकसान को हल सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई और तो नहीं कर सकता। वो अगर मेरे कैंडिडेट्स के मुकाबले कर रहे हैं तो मेरे पार्टी के रहनुमा रहे नहीं ना। मेरे पार्टी के रहनुमा तीर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो उनके मुकाबले कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुझसे गद्दारी कर रहे हैं। आप उनसे पूछे कि वो क्यों कर रहे हैं। आज़ाद नहीं जीतते। तालीमी निज़ाम जो स्कूल है उसमें जो है जानवर बंधे हुए हैं, और आप जो है पंजाब में तालीम की बेहतरी की बात कर रहे हैं, इस सवाल से आप क्या करेंगे? उनको क्या पता मरियम बीबी कब सिंध आई है? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बना, कितना टाइम सिंध में गुजारा? मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, कितने दफ़ा मेरा जैकबाद में आए हैं? हमारे सिंध में जो तालीमी मसाइल है, जो मैंने अभी ज़िक्र किया, 50% हमारे तालीमी इदारे जिनको फ्लड में नुकसान हुआ, मुझे पता है कि कितना मुश्किल था उसका चाचा से वो पैसा निकालना कि मैं सिंध के तालीमी इदारे को दुरुस्त करूं, लेकिन कर दिया। ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है सूबा पंजाब में कि बाकी सूबे इसलिए पीछे हैं कि शहबाज शरीफ से और नवाज़ शरीफ ने सूबा पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। जगह जगह जो है उनके सड़कें तो सोना से बने हुए होते हैं, और उनके तालीमी इदारे तो ऑक्सफोर्ड से भी आगे हैं। हकीकत में मैं ख़ुद इलेक्शन लाहौर से लड़ रहा हूँ। मैंने ख़ुद देखा है कि लाहौर का हालत क्या है। मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला
सिर्फ किसी एक सूबा तक महदूद नहीं, पूरे पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, मसाइल का पहाड़ है। उसका हल निकालने के लिए हमें जो अशराफिया पे पैसा ज़ाया होता है, जो मियाँ साहब की वजह से ये बिज़नेस लोग जो सियासत में आने ही नहीं चाहिए थे सियासत में आए और फिर उन्होंने सिर्फ अपना क्लास को फ़ायदा पहुँचाया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने क्लास के ख़िलाफ़ बगावत करके अवाम का मंसूबे दिए, नेशनलाइजेशन किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, अवाम को हुकूक दिलवाए। ये सिर्फ अमीर को अमीर तर बनाते हैं, जिसकी वजह से लाहौर के अवाम, मुल्तान के अवाम मुश्किल में है, साथ साथ हमारा सिंध के अवाम मुश्किल में है। जब हम हुकूमत संभालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बिला तफरीक काम करेंगे, चाहे वो सिंध का मसले हो, चाहे वो बलूचिस्तान के मसले हो, चाहे वो पंजाब के मसले हो, चाहे वो पख्तूनख्वा के मसले हो। उम्मीदवार इलेक्शन पे वर्क करते हैं, लेकिन हाजी शेर मोहम्मद वो शख्स है जो 4 साल से जैकोबाद वालों की खिदमत की है और जैकोबाद वाले आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने ऐसे बंदे को किसको मुबारकबाद? मुगैरी साहब का, मुगैरी साहब जो 4 साल से जैकोबाद का खिदमत कर रहा है, क्या दूसरों शहरों में भी ऐसे बंदे? एक और बात भी है, आप मुगैरी साहब को दूसरे शहरों में भेजना चाह रहे हैं या अपना नुमाइंदा रखना चाह रहे हैं? PS1 के टिकट के 70 करोड़ की क्या ताराई हैं, आप इसकी बाबत जांच करें तो अच्छा होगा। क्या ये आपका तोहफा है कि ऐसे बंदे दूसरे शहरों में दिए आपने? इंशाअल्लाह ताला मुगैरी साहब ने 5 साल तक शहर के लोगों को ट्रांसफर अपने खर्चे से ठीक है ना भाई, इसकी समाजी खिदमत के एवज में कहा गया मेरा आपका शहर का पैसा मुझे पूरा ऑडिट। नाज़रीन, जैकाबाद में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। संदस चवण आहे त पीपल्स पार्टी नफ़रत जी सियासत ते यकीन नथी रखे। पीपल्स पार्टी जी सोच ॿियनि पार्टियुनि खां मुख़्तलिफ़ आहे। जैकाबाद जी आवाम जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं जलसे में शिरकत कई। तीर ते ठपो हणी पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि खे कामयाब करायो। पीपल्स पार्टी जे मंशूर खे समूरे मुल्क में खणी वेंदुसि। पंहिंजे मंशूर सां महांगाई ऐं बेरोज़गारी जो मुक़ाबिलो कंदुसि।